हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों, आज के लिए जो हम लोग का टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। तो एक बार इस पे फटाफट देख लेते हैं कि आज के लिए हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है और गुरुत्व बल क्या होता है। फिर न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। केपलर का नियम, मुक्त पतन, इसके अलावा गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान एवं भार, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध व अंतर, और चंद्रमा पर भार, जी का मान व भार। इतनी टॉपिक्स जो है आज इनको हम सब कवर करेंगे। तो आइए एक एक को अब हम अच्छे से समझते हैं। पहले एक बार इंग्लिश में भी बता देता हूं कि आज क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी पढ़ेंगे, फिर न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ेंगे, केपलर्स लॉ पढ़ेंगे, फ्री फॉल पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे स्मॉल जी से दिखाते हैं वो पढ़ेंगे, मास एंड वेट पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी एंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी एंड द वैल्यू ऑफ जी एंड वेट ऑन मून। ठीक है, इतनी टॉपिक्स को आज हम लोग फटाफट देखेंगे। और इसके बाद दोस्तों, इसके बाद इस पे जो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, जिस पैटर्न पे पूछे जाते हैं उनको पढ़ेंगे और कुछ अन्य क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या करते हैं, एक छोटा छोटा फटाफट इन सबको पढ़ लेते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण वह संकल्पना है जिसमें ब्रह्मांड के कोई भी दो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। यानी इट इज अ फेनोमिनन इन विच एनी टू ऑब्जेक्ट लाइज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अब अगर यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। लेकिन अगर उन्हीं दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु हमारी पृथ्वी हो जाए तो यही गुरुत्वाकर्षण बल को किस नाम से बोलते हैं? गुरुत्व बल या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले जो है वो न्यूटन ने बताया था। हालांकि जानते बहुत साइंटिस्ट थे इसके बारे में, सबको आभास था कि गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई चीज होती है, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और किसी ने इसको डिस्क्राइब नहीं किया। लेकिन न्यूटन ने इस चीज को ढूंढा था और न्यूटन ही एंशिएंट फिजिक्स के फादर माने जाते हैं। प्राचीन जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, उसके पिता किसको माना जाता है? न्यूटन को। ठीक है, अच्छा,
फिर आ जाते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। तो न्यूटन ने पहला चीज बताया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यानी आकर्षण बल होता है, यह दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मान लो कि एक वस्तु का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का m2, तो इसके अनुक्रमानुपाती हो गया और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, लाइक दिस। अगर ये m1 है और ये m2 है और इनके बीच डिस्टेंस कितनी है, r है, तो ये कहता है कि दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इन दोनों को अगर हम मिला दें ना, इन दोनों को हम मिला दें तो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। और ये प्रोपोर्शनलिटी है, अनुक्रमानुपाती है, इसको जब हटाएंगे तो अनुक्रमानुपातिक नियतांक लगाना पड़ेगा और इस नियतांक को हम बोलते हैं, इसका नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 kg मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आगे देखिए, ये चीजें हो गई। जी का यहां से मान भी आपको पता चल गया, जी का यहां से मात्रक। तो पहला तो क्वेश्चन यहीं पर बन गया कि कैपिटल जी का मान होता है, तो कैपिटल जी का मान होता है इतना और उसका मात्रक कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आप इसको चाहो तो नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा ओके। अब हम ये देखते हैं कि अच्छा एक चीज यहां इंपॉर्टेंट है, इस नियम को यानी गुरुत्वाकर्षण बल को व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं क्योंकि देखो ये व्युत्क्रमानुपाती है और उसका स्क्वायर भी है, तो व्युत्क्रम वर्ग का नियम मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है केपलर का नियम। केपलर का नियम तो क्वेश्चन पहला तो यहां से ये बन सकता है कि केपलर ने किसके संबंध में अपने नियम दिए। तो केपलर ने ग्रहों के गति के संबंध में अपना नियम दिया था। ध्यान सुनिएगा, केपलर ने ग्रहों के गति के संबंध में अपना नियम दिया था और जिसमें जो पहला नियम है उसको बोलते हैं कक्षा का नियम। कक्षा का नियम, इस नियम के अनुसार मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान सुनिए। इस नियम के अनुसार केपलर ने यह बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य उस दीर्घ वृत्त के फोकस पर स्थित होता है। यानी एवरी प्लैनेट मूव्स टुवर्ड्स द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ whereas the sun is situated at one of its foci। ठीक है, इसको चित्र के माध्यम से समझिए।
मान लीजिए ये सन है और इसके अराउंड ये एक इलिप्टिकल पाथ है, ये एक इलिप्टिकल पाथ है। और ये जैसे देखो, अगर वृत्त रहता है तो उसमें एक केंद्र होता है, लेकिन ये दीर्घ वृत्त है, इसमें दो केंद्र होते हैं और उन्हीं दोनों केंद्र को फोकस कहते हैं ना, फोकस यानी फोकी। तो सन किसी एक फोकी पर है और मान लो ये प्लैनेट है, हमने प्लैनेट में सैटर्न बना दिया, तो ये क्या होता है, इसके चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है और सन उसके फोकस पर स्थित होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा नियम, जो दूसरा नियम होता है, अच्छा नाम याद रखना भाई, पहले नियम को क्या कहते हैं, दूसरे नियम को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं क्षेत्रफलीय चाल का नियम। इसमें क्या बताया गया था, इसमें यह बताया गया था कि जो ग्रह होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह होते हैं, वह समान समयांतराल में समान दूरी तय करते, समान क्षेत्रफल तय करते हैं। यानी द प्लैनेट विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए कि अभी थोड़ी देर के लिए सन को हटा देते हैं, तो मान लो कि एक प्लैनेट पहले यहां था, फिर बाद में यहां आ गया, और इस दौरान उसने जो टाइम लिया वो डेल्टा टी टाइम लिया, और उतनी ही देर में डेल्टा टी टाइम में वो यहां से यहां तक भी आया है। तो ये जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा, ये इस वाले एरिया के इक्वल होगा। ठीक है भाई, इस वाले एरिया के इक्वल होगा, और ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा होता है। ठीक, अच्छा तीसरा नियम, इसको बोलते हैं आवर्तकाल का नियम। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि जो सूर्य के चारों जो परिक्रमा कर रहा है ग्रह, मान लो कि ये ग्रह है शनि ग्रह, तो ये इसके परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल मतलब एक चक्कर पूरा लगाने में जो समय लगा है, परिक्रमण काल का वर्ग इसे सूर्य से मिलाने वाली रेखा के दीर्घ अक्ष के अर्ध लंबाई के तृतीय घात के बराबर होता है। तो आप तीसरे के लिए ये फॉर्मूला नोट कर लो, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब या टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब। ये आपका तीसरा नियम। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है, रफ कर दे रहा हूं इसको, फ्री फॉल यानी मुक्त पतन, मुक्त पतन। अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई पर से बस छोड़ दें, मतलब फेंकना नहीं है, सिर्फ छोड़ दो, और इस प्रकार छोड़ना है कि वह जो नीचे की ओर गति कर रहा है वो सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ही गति करे, तो उसे कहते हैं फ्री फॉल यानी मुक्त पतन। यानी किसी वस्तु को पृथ्वी से कुछ ऊंचाई से गिराने पर यदि वह सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत गति करे तो उसे हम कहते हैं मुक्त पतन। और देखो भाई, जब हमने छोड़ा था तो हमारे पास इसमें कोई वेग नहीं था या ये एकदम रेस्ट में था, पर धीरे धीरे इसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
तो जब वेग में परिवर्तन होगा तो एक त्वरण भी उत्पन्न होगा, और उसी त्वरण को हम कहते हैं, जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी त्वरण को कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी इसको सिंपली कहा जाए हिंदी में तो गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है भाई, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल जी से, और इसकी पृथ्वी की सतह पर इसका मान होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि स्मॉल जी का मान क्या होता है। स्मॉल जी का मान आपका होता है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अर्थ के सतह पर। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ऊपर नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होते हैं। अच्छा, एक चीज यहां से ये भी मिला, ये एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी। यह एक सदिश राशि है, और जो कैपिटल जी होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपकी अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। मैं इसको रफ कर रहा हूं। पहला पॉइंट, जैसे जैसे पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं जी का मान घटता है। नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मान लो उसका फॉर्मूला क्या होगा, G1 + h/RE का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जी का, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं। दूसरा जो है, जैसे जैसे पृथ्वी तल से नीचे जाते हैं जी का मान घटता है। जी का मान घटता है, और उसके लिए जो फॉर्मूला है वो G' = G1 - D/RE। सपोज करो हम गड्ढा खनते खनते उसमें हम केंद्र पर पहुंच गए, पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच गए, तो ये जो D है, गहराई जो D है, वो अब पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा कि नहीं। भाई हमने क्या किया, सतह से हमने गड्ढा खनना शुरू किया, नीचे जा रहे थे, जी का मान घटता जा रहा था। फिर हम गड्ढा करते करते हम उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां पृथ्वी का केंद्र है। तो हम कितना नीचे आए, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर नीचे आए। तो जी की जगह पर, यानी यहां पर ऐसे बात हम करें, पृथ्वी के केंद्र पर देखो G' की वैल्यू क्या हो जाएगी, G1 - D की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, RE, क्योंकि गड्ढा खनते खनते जब केंद्र पर पहुंच जाएंगे तो D = RE हो जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या। RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की त्रिज्या। तो देखो यहां से 1 आएगा, 1 में से 1 गया 0, तो G' की वैल्यू 0। यहां से एक क्वेश्चन और बन रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 0 होता है। लिख लो, नोट कर लो, ये एग्जाम में आ जाएगा। और जब नहीं, अगर आप मान लो इसको कर पाते हो, तो आपको ये बहुत अफसोस होगा कि हम इसको पढ़े थे लेकिन हम वहां पर भूल गए। ठीक है, चलिए अब अगला जो तीसरा इसमें पॉइंट है वो भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है।
तीसरा पॉइंट है ध्रुवों पर G का मान अधिकतम होता है, यानी द वैल्यू ऑफ G इज मैक्सिमम एट द पोल्स, वाइल जबकि भूमध्य रेखा पर G का मान न्यूनतम होता है। ठीक है भाई, तो यहां से भी क्वेश्चन एक बार बना हुआ है, एक बार तो मैं देखा हूं, और भी हो सकता है बना हो, कि G का मान सर्वाधिक होता है। ऑप्शन दे देगा ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, यहां पर, वहां पर, ऐसे करके। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ध्रुवों पर G का मान अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर G का मान न्यूनतम होता है। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक पे हम लोग पहुंचते हैं। ये 3 टॉपिक इसलिए था क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं, इसलिए अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन। जी व कैपिटल जी में संबंध। तो ध्यान रखिएगा, स्मॉल जी इक्वल टू होता है GM अपॉन R²। अच्छा, कुछ बुक्स में पृथ्वी के द्रव्यमान को M और त्रिज्या R मानता है, और कुछ जगहों पर पृथ्वी के द्रव्यमान को ME बोल देता है और त्रिज्या को RE, ताकि ये स्पेशल कैरेक्टर ये शो करे कि भाई हम बात किसकी कर रहे हैं, पृथ्वी की। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आपका होता है स्मॉल जी कैपिटल जी में क्या, संबंध। ठीक है, अब संबंध पढ़ लिया तो अंतर भी पढ़ लेते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो जैसे अंतर मैं बोल दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। स्मॉल जी का मान जगह जगह पर बदलता रहता है। ठीक है, अलग अलग जगहों पर स्मॉल जी का मान अलग अलग होता है। जैसे अभी मैंने बताया था कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है दोनों पॉइंट पृथ्वी की सतह पर ही, लेकिन एक जगह कुछ और है, एक जगह कुछ और है। लेकिन कैपिटल जी का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता। स्मॉल जी का जगह जगह पर बदल जाता है, कैपिटल जी का पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता। दूसरा, पृथ्वी तल से ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, स्मॉल जी का मान कम होता है, लेकिन आप कैपिटल जी के लिए चाहे पृथ्वी तल से ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, कैपिटल जी का मान नहीं बदलता। तीसरा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, स्मॉल जी का मान शून्य होता है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर भी चले जाओ तब भी कैपिटल जी का मान शून्य नहीं होता है। स्मॉल जी सदिश राशि है, कैपिटल जी अदिश राशि है। तो ये इतनी चीजें आपको इससे जाननी है। ठीक है, चलिए अगली टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का आज द्रव्यमान व भार। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, तो सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ये आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। और इवन इतना ही नहीं, आप द्रव्यमान और भार दोनों के मात्रक, दोनों की यूनिट यानी मास और वेट, दोनों की यूनिट जो है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएंगे। फिलहाल हम लोग इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, पर ये आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमको दिखाइए कि आप भी मेहनत कर रहे हैं। और मुझे पता है कि आप लोग मेहनत करते हैं, पर डे आप सभी लोग मेहनत करते हैं, ये हमें पता चलता है और मैं बहुत खुश भी हूं इससे। लेकिन आप थोड़ा कमेंट सेक्शन को भी भरा करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी किया करिए। ठीक है, चलिए आते हैं वापस। द्रव्यमान क्या होता है, किसी पदार्थ में उपस्थित, किसी पदार्थ में जितना परिमाण होता है उसे द्रव्यमान कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में 5 उंगलियां, इधर 5 उंगलियां, आंख, मुंह, कान, नाक, चेस्ट,
हाइट, वेस्ट, लेग्स, हैंड सब है, तो ये क्या है, हमारा एक द्रव्यमान है। और भार क्या होता है, पृथ्वी जिस बल से हमें अपनी ओर खींचती है वो भार होता है। अगर पृथ्वी हमें नहीं खींचे तो हमें अपना भार कुछ नहीं महसूस होगा। अब क्वेश्चन यहां देखो क्या होता है, स्पेसशिप में यानी अंतरिक्ष यान में बैठे, सुन लो ध्यान से बता रहा हूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष यान में बैठे हुए व्यक्ति द्वारा व्यक्ति अपने आप को भारहीन महसूस करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो नहीं लगता। इस वजह से जो यान का तल है जिस पे वो खड़े हैं वो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं लगाते। और प्रतिक्रिया नहीं लगाएंगे ना, अगर प्रतिक्रिया नहीं लगाएंगे तो आप समझ लो कि उसका भार क्या होगा, शून्य महसूस होगा। हालांकि रहेगा, जैसे आप मान लो 10 मंजिले से कूद रहे हो, कूदना मत, फिर भी बता रहा हूं, अगर कूद रहे हो तो हवा तो है एक पदार्थ, लेकिन वो आपके ऊपर कोई प्रतिक्रिया बल नहीं लगाता, तो आपको लगता है कि आप क्या हो रहे हैं, शून्य, मतलब आपका भार क्या है, शून्य है। चलिए ठीक है, तो द्रव्यमान यानी पदार्थ की मात्रा हो गया, और भार क्या हो गया, पृथ्वी द्वारा आरोपित बल। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जो हमारे लिए टॉपिक है, जो टॉपिक बची हुई है वो है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा पर जी का मान व व्यक्ति का भार। तो अगर हम चंद्रमा के पर जी के मान को, स्मॉल जी के मान को, ठीक है, चंद्रमा पर स्मॉल जी के मान को जीएम से दिखाएं, जीएम से दिखाएं, तो वह पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका 1/6 टाइम्स होता है। ठीक है, ध्यान रखना भाई, स्मॉल जी एम जो है वो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण है, वो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। अब यहां से एक चीज मिलता है, भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, यानी W बराबर mg, ये होता है ना, इसको ध्यान रखना, ये एक फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि मान लो कि हमारे पास, या हमारा ही, मेरा मैं चंद्रमा पर पहुंच गया, ठीक है, अब मेरा जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है, ठीक, तो मैंने क्या कर दिया, यहां दोनों पक्षों में स्मॉल m से गुणा कर दिया, तो mg क्या होता है, भार होता है ना, यानी चंद्रमा पर जो मेरा भार है, चंद्रमा पर जो मेरा भार है वो पृथ्वी पर मेरे भार का 1/6 गुना हो जाएगा। चंद्रमा पर जो मेरा भार है वो पृथ्वी पर मेरे भार का 1/6 गुना हो जाएगा। इसका मतलब है कि यदि पृथ्वी पर मेरा भार 72 किलो वेट है ना, 72 केजी वेट है, तो चंद्रमा पर मेरा भार कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 12 केजी वेट, ठीक है, या 12 न्यूटन हो जाएगा। ओके, चलिए अब एक चीज और है जो मुझे लगता है कि मैं आपको जरूर बताऊं, तो ठीक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि लिफ्ट में कोई व्यक्ति अपना भार कैसे महसूस करता है। ठीक है, लिफ्ट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। लिफ्ट में व्यक्ति का भार, ठीक है, तो इसमें 4 केस बन सकता है, 4 केस टोटल बनेगा। पहला केस है, थोड़ा धैर्य रखिएगा, पर यकीन मानिए
कि आज अगर ये लिफ्ट वाला केस आप पढ़ लेते हैं मुझसे तो यकीन मानिए कि आप ये कभी नहीं भूलेंगे। इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा, आप इसको नहीं भूलेंगे। थोड़ा धैर्य बनाकर इसको सीख लीजिए। अच्छा, जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही हो, एक लिफ्ट बना देते हैं। मान लो कि ये आदमी है, ठीक है भाई, उतना अच्छा मुझे बनाने नहीं आता। इस पे दो बल कार्य कर रहे होंगे, एक इसका भार mg नीचे की ओर और एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर। पर लिफ्ट, अच्छा r जो है वो ऊपर ले जाना चाहती है, r जो है वो ऊपर ले जाना चाहती है और mg नीचे लेकर जाना चाहती है, लेकिन लिफ्ट किधर जा रहा है? ऊपर। उस केस में r ज्यादा हो जाएगा mg से। कितना ज्यादा होगा? ma क्या होता है? बल होता है। दो बलों का अंतर भी एक बल होता है, तो r इक्वल टू हो गया mg प्लस ma। यानी अब जरा देखो mg तो उसका खुद का भार था, mg उसका खुद का भार था और ma उसमें जुड़ गया है। मैं कह रहा हूं ma का वैल्यू बहुत कम होगा, पर कुछ तो होगा, यानी भार में कुछ और जुड़ा है कि नहीं। इसलिए जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होता है, जाना लिफ्ट में तो चेक कर लेना, ठीक है, कि आपको भारीपन महसूस हो रहा है कि हल्कापन। अब दूसरा केस ये नोट कर लो आप, क्योंकि मैं इसी को मिटा कर समझाऊंगा। जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे जा रही हो, अब दूसरा केस है नीचे जा रही है। अब देखो भाई, अब समझो नीचे कौन लेकर जाना चाह रहा था? mg, और लिफ्ट नीचे जा रही है, इसका मतलब ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर ज्यादा नहीं रहता तो वो नीचे जाती ही नहीं। तो अब हमारे पास केस कुछ ये बना कि mg माइनस r इक्वल टू ma। तो भैया r इक्वल टू क्या हो जाएगा? r को इधर भेज दो, ma को इधर लेकर आओ, ठीक, ऐसा हो जाएगा। अब mg उसका खुद का भार था, ma कुछ वैल्यू होगी तो उसमें से कुछ माइनस हुआ है ना, तो व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ महसूस होगा, ठीक है, घटा हुआ महसूस होगा। तीसरा केस सुनो, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, भैया लिफ्ट की रस्सी टूट गई है, तब तो वो मुक्त रूप से गिरेगा ना, और जब मुक्त रूप से गिरेगा तब भी वो नीचे ही आएगा, तो नीचे आएगा तो मतलब mg ज्यादा है किससे? r से। लेकिन इस बार यमे ना हो के क्या होगा? mg होगा, क्योंकि अब वो लिफ्ट के त्वरण से नहीं बल्कि गुरुत्वीय त्वरण से नीचे जा रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? mg, और इसको आप इधर भेज के mg में से mg को माइनस करोगे, क्या आ जाएगा? 0। यानी कि जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो व्यक्ति अपने आप को भारहीन महसूस करता है, अपने आप को भारहीन महसूस करता है, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति का भार भार 50 kg है, भार नहीं द्रव्यमान कर लो, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक होता है 50 kg है। चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान होगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन आपको करके बताना है। ऑप्शन है 50 kg, 500 kg वेट। थर्ड है 50 गुणे 10/6 kg वेट, और या kg रहने दो। और चौथा है नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, तो ये आप जो है आप बताना। अब सुनिए कुछ और क्वेश्चन सुन लीजिए। तो ग्रहों के लिए गति संबंधी नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था, न्यूटन ने दिया था। न्यूटन उससे निष्कर्ष निकाले थे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है यहां पर कि एक वस्तु का द्रव्यमान, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, आप इसको करके बताएंगे। एक वस्तु का द्रव्यमान अगर पृथ्वी पर 12 kg है, पृथ्वी पर 12 kg है, तो चंद्रमा पर उसका भार होगा ना। एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 kg है, तो चंद्रमा पर उसका भार होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं ही बता देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले m दिया हुआ है कितना? 12 kg। ठीक है, तो भार बराबर क्या होता है? mg। अब मान के चलो कि अगर g की वैल्यू 10 दिया रहेगा तो 10 करेंगे, 9.8 दिया रहेगा तो 9.8 करेंगे, पर हम मानकर चल रहे हैं कि 9.8 दिया हुआ है। ठीक है, इतना न्यूटन। अब चंद्रमा पर पूछा है, तो पृथ्वी के भार का क्या होता है? 1/6 होता है। तो 12 10 गुणे 9.8/6 न्यूटन, यानी यहां से 2 बार, और 2 18 19.6 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेंगे। न्यूमेरिकल के लिए आपको जितने भी फॉर्मूले हैं मैंने बता दिया है, एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूं। G/m1/m2/r², एक W बराबर mg, एक स्मॉल g कैपिटल G में रिलेशन Gmm या Gm/r²। ठीक है, और तो कोई नहीं है। चंद्रमा पर जो द्रव g होता है वो पृथ्वी के g का 1/6 होता है, और चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। तो दोस्तों, इस तरह से जितने हमने ये फॉर्मूले बताए हैं और जितने हमने थियोरेटिकल क्वेश्चन बताए हैं इस वीडियो के बीच बीच में, वो आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण और पर्याप्त हैं। आप यकीन मानिए कि अगर आप ये वीडियो देख ले रहे हैं तो आपका यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे हम आपकी बेहतर ढंग से तैयारी करा सकें। थैंक यू।